गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि के संबंध में चर्चाएं कर रहे हैं। आज खंड 3 शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हमने राधा कृष्णन आयोग, मुदाली आयोग और कोठारी आयोग इत्यादि आयोग के बारे में हमने चर्चाएं करी हैं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं, ठीक है, इसको दूसरे नाम से यूजीसी के तौर पर इसे जाना जाता है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, इससे पूर्व हमने जितना भी लर्न किया उसको आप प्लीज़ दोहराइएगा, बार बार वीडियो देखिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखें। दोस्तों, यदि मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब 1956 में जब संसद में एक अधिनियम जब पारित किया गया था, जो संवैधानिक तौर पर संगठित किया गया था, ठीक है, 1956 के अंतर्गत संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षा के जो मानदंड हैं, उनमें जो समन्वय जो निर्धारण करने हैं, उनका जो रखरखाव किया जाना है, इत्यादि चीज़ों के लिए वो पात्रता को निर्धारित किया जाना है और उसका वो गठन किया जाना है। इन इत्यादि चीज़ों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाना है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत जो विश्वविद्यालयों और जो कॉलेज हैं को जो अनुदान देने के अलावा आयोग ने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को उन उपायों पर भी सलाह देने की कोशिश की जो उच्च शिक्षा के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि जब हमारी उच्च शिक्षा की पद्धति में सुधार आएगा तो हमारे लिए एक गर्व की बात होगी, क्योंकि जब शिक्षा का मूल आधार एक शिक्षित होना ही नहीं होता है, शिक्षा को एक उच्च स्तर तक पहुंचाने का भी आधार शिक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय में अच्छी तरीके से पढ़ाई हो और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो ग्रांट प्राप्त होती है, यहीं तक इनको सीमित ना करते हुए आयोग ने ये सिफारिशें की कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से और इत्यादि चीज़ों पर भी सलाह और उनके सुझाव देने के लिए, उनके विकास के लिए, जो उच्च शिक्षा के जो विकास के लिए जो आवश्यक कदम हैं, उनको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यदि मैं बात करूं साजे की जो रिपोर्ट थी 1944 की, जब इसके अंतर्गत जब सिफारिशें की गई थी कि 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत देखिए, जब 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान की जो समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत हमें ये लगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अंतर्गत मान लीजिए राधा कृष्णन कमीशन की सिफारिशें इसके अंतर्गत की गई, और यही एक आधार पर ही इत्यादि चीज़ों का, जैसे मान लीजिए राधा कृष्णन आयोग की जो कमीशन की जो सिफारिशें थी, इसके आधार पर विश्वविद्यालय की शिक्षा को और अच्छा और निखारा जा सके और उसमें गुणवत्ता में सुधार ला सके, इन चीज़ों के लिए इस आयोग का गठन किया गया। और जो विश्वविद्यालयों में और उनके जो संबद्ध जो विद्यालय थे, जो महाविद्यालय थे, उनमें भी अनुदान की व्यवस्था की गई और उनमें भी जो शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसको भी मद्देनज़र रखा दिया, और विश्वविद्यालयों में छात्र संख्या को भी महत्व दिया गया है, और साथ ही एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार शिक्षण कार्य होगा। और जो 3 वर्गों में उसको बांटा गया है, साइंस, आर्ट और वाणिज्य के क्षेत्र में इन सब्जेक्टों को भी उसमें विभाजन किया गया है। साथ ही यदि मैं बात करूं अनुदान देने के लिए जो सिफारिशें की गई थी, वो 28 दिसंबर 1953 में भारत सरकार को इस नाम के अंतर्गत सुझाव दिया कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि
जो प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी की जो शिक्षा होती है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बाद क्या होता है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसको और बेहतर बनाने के लिए ये सुझाव दिया गया कि 28 दिसंबर 1953 में भारत सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सुझाव दिया गया। इस नाम से विश्वविद्यालय, जिसे हम आज यूजीसी कहते हैं, इसका नामांकन किया गया। और जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए जो आवश्यक था, यदि मैं बात करूं इसके मुख्यालय की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यदि मुख्यालय की बात करूं, ये नई दिल्ली में है। और जो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, साथ साथ में बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे इत्यादि क्षेत्रों में ये 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है। कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत कितने क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया गया है? दोस्तों, वो 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया गया है, जो आपके सम्मुख से रख रहा हूँ मैं। भोपाल, बेंगलोर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे, ये जो 6 शहर हैं, ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत इनको रखा गया है। और इन्हीं 6 कार्यालयों के माध्यम से संपूर्ण भारत में विश्वविद्यालयों को जो ग्रांट दी जाती है, जो अनुदान दिया जाता है, और यहाँ से संचालित हो जाता है, इनका रख रखाव यहाँ पर किया जाता है। और साथ ही इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की भी अहम भूमिका होती है। और यदि मैं बात करूँ, इस आयोग के जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है, वो केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और एक समिति जब गठित होती है, समिति के अंतर्गत अध्यक्ष चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है, और इस कमेटी के जो सदस्य हैं उनको भी उसमें नामित किया जाता है। यदि मैं बात करूं, यूजीसी अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। और यदि मैं बात करूं इसी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 2 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जो वित्त सचिव और शिक्षा सचिव, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब यूजीसी, जब केंद्र सरकार जब किसी संस्था को गठित करती है तो उसमें अपने सरकार के नुमाइंदों को भी नियुक्त करती है, क्योंकि उसका भी कंट्रोल उसके हाथों में रहे। ये नहीं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हमने गठित कर दिया, पूर्ण तौर पे उनके जो शासन प्रणाली है पूर्ण उनके हाथों में ना सौंपते हुए उसमें केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत गठित की जाती है। और इसके अंतर्गत जब जो वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत, जब मान लीजिए जो वित्तीय कार्य के अंतर्गत जो किसी प्रकार के घोटाला ना हो, किसी प्रकार की अनियमितताओं का प्रदर्शन ना हो, इस वजह से इसके अंतर्गत ऐसे 2 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जो वित्त सचिव के तौर पे भी होते हैं, और शिक्षा सचिव जो केंद्र सरकार द्वारा इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही इस आयोग के अंतर्गत 3 सदस्यों का चयन किया जाता है, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कुलपति होते हैं उनका चयन होता है इसके अंतर्गत। और 4 सदस्यों को इसमें चयन किया जाता है, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। मान लीजिए कोई कृषि क्षेत्र से आता है, कोई तकनीकी क्षेत्र से आता है, या फिर या उच्च कोटि के ऐसे विद्वान होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अग्रणी योगदान दिए रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि यूजीसी के अंतर्गत कितने केंद्र सरकार द्वारा जो अपने प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जाता है, कितने नियुक्त किया जाता है, और इसके जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितने होती हैं, और कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, और जो सदस्य और किन किन क्षेत्रों से इन सदस्यों को लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूं, जो पहला क्वेश्चन जो बनता है इसके अंतर्गत है, जो अनुमम पेपरों में पूछा जाता है, यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो 5 वर्ष का होता है। और इसके पैरेलल जो क्वेश्चन आ सकता है वो आता है कि उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? वो 3 वर्ष का होता है। और यूजीसी को जो शार्टेज
की जो रिपोर्ट गठित की गई थी, जो सरकार को जो इसकी सिफारिशें प्रस्तुत की गई, वो कब की गई थी? 1944 में इसकी सिफारिशें की गई थी। 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की गई। ठीक है। जब केंद्र सरकार को जो इसकी सिफारिशें की गई, मतलब कि इसके बारे में चर्चाएं करने के लिए 1944 को इसकी सिफारिशें हुई और 1960 को विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना कर दी गई है। यदि मैं बात करूं, जो ये अनुदान आयोग का गठन कब किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 28 दिसंबर 1953 को इस आयोग का गठन किया गया। ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे हम चर्चाएं करते हैं। यदि मैं बात करूं आयोग के अधिकार और कार्य का क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा इसमें चर्चा करूं। यदि मैं बात करूं, जो इसका सर्वप्रथम कार्य है, ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में इसको प्रस्तुत किया जाता है और केंद्र सरकार को इसके अंतर्गत सुझाव दिए जाते हैं कि उच्च शिक्षा की कार्य प्रणाली को बेहतर किया जा सकता है। इस संबंध में सुझाव दिए गए। साथ ही उच्च शिक्षा के जितने भी स्तर बनाए गए हैं, उनका मान बढ़ाया जाए और उस स्तर को कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाए। ठीक है। और विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम हैं, जो पाठ्यक्रमों को समानता के साथ लागू किया जाए, एक पैटर्न पूरे भारत में उस चीज़ को लागू किया जाए, क्योंकि एक समान विश्वविद्यालयों में एक प्रकार की शिक्षा का समावेश होना चाहिए। ये इस आयोग की सिफारिश के अंदर कहा गया है। साथ ही और ये भी कहते हैं कि जो इन के बीच जो समन्वय स्थापित होना चाहिए, वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। दोस्तों, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि उच्च शिक्षा को गुणवत्ता के तौर पे भी सुधारणी तौर पे अच्छा बनाया जाना था। साथ ही जो विश्वविद्यालयों को जो अनुदान दिया जा रहा था, अनुदान तक ही सीमित न रखते हुए उसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर भी सरकार ध्यान आकर्षित करे। इन चीज़ों पर भी अनुदान आयोग का महत्वपूर्ण रोल रहा है। यदि मैं बात करूं दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान जिसे हम राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, जिसे हम यूजीसी नेट के माध्यम से, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा का आयोजन साल में दो समय होता है। और इसे उत्तीर्ण करने के पश्चात जो विश्वविद्यालयों में जो प्राध्यापक, जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, उसके रूप में अध्यापकों की इसके अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। क्योंकि जो विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त होते हैं, वो कार्यशैली प्रणाली में और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो काफ़ी आगे होते हैं और अपने सब्जेक्ट की पखंड विद्वान के तौर पे भी यदि कहा जाए तो कम नहीं होता है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में उनकी जो पकड़ होती है वो अग्रणी होती है। और इस रूप में एक जो कड़ी बनाई गई है कि कोई छात्र पहले जो ग्रेजुएशन स्तर की जो शिक्षा उसको समाप्त करने के बाद स्नातकोत्तर की शिक्षा समाप्त करें, उसके बाद पीएचडी करने के पश्चात जो राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा, जिसे हम यूजीसी नेट के कहते हैं, उसको उत्तीर्ण करने के बाद जो आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई जाती है, यदि विद्यार्थी उसमें निकल जाता है तो जो महाविद्यालय होते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो कड़ियाँ होती हैं, जो विश्वविद्यालय के उन विद्यालयों में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इनकी नियुक्ति की जाती है। क्योंकि हमें क्या करना है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। और इसके अंतर्गत जो शिक्षा के जो उच्च शिक्षा हेतु जो शिक्षा प्रयत्न किए गए हैं, जो इसकी कार्य विधि हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो संस्थाएं हैं, जो 15 संस्थाओं के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है। यदि मैं बात करूं इसके कार्यशैली की, तो इस
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत जो सिफारिश की गई थी उसमें यह कहा गया था कि अब विश्वविद्यालय जो शिक्षा को इसके अंतर्गत बढ़ावा देना था और इसके अंतर्गत जो समन्वय स्थापित करना था। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करूं, इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि शिक्षण के जो मापदंडों को इसके अंतर्गत निर्धारण करना है और उसको बनाए भी रखना, ये चीज़ इसके अंतर्गत कही गई थी। और यदि मैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ूँ, इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि इस के अंतर्गत परीक्षा के जो मापदंडों को जो निर्धारण करना और उसको बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती आयोग के सम्मुख से भी थी और विश्वविद्यालयों के अंतर्गत भी इस चुनौती को प्रस्तुत करना था, क्योंकि यहीं से सारा जो एक परीक्षार्थी होता है और जो विश्वविद्यालय की जो कड़ियाँ होती, जो उसकी शाखाएं होती, वो इसी के अंतर्गत निर्धारण होती हैं। और यदि मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो इसके अंतर्गत ये विश्वविद्यालयों में जो अनुसंधान के जो मानक हैं उनका निर्धारण करना और उनको बनाए रखना, ये इसके अंतर्गत ये सुझाव दिए गए थे। इसके ये जो कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्यों किया गया है और इसके कार्य क्षेत्र क्या होता है, अब हमने कोई एक संस्था बना दी, उसके कार्य क्या हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। और इसके अंदर का जो पुनर्गठित जो यूजीसी की जो वैधानिक जो निकाय हैं ये, और जो उनके जो रूप हैं, उनके जो कार्यों का बहुत प्रभावी ढंग से निर्वाह करता है। और इसके दायरे के अंतर्गत मुझे संसद में जो मैंने आपको पूर्व में बताया, जो अधिनियम की जो धारा है वो अधिनियम 3 की धारा 12 के तहत ऐसे कई गतिविधियों का इसके अंतर्गत संचालन होता है और ऐसे समय समय पर उनमें संशोधन भी किया जाता है। यदि मैं कहूँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कुछ गतिविधियों के उसमें हम यदि प्रकाश डालें तो उसके अंतर्गत क्या गतिविधियां इस आयोग के अंतर्गत होती हैं, थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, यदि यूजीसी जो शिक्षा की गुणवत्ता और जो मानकता को इसमें क्या होता है बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है, पहला। और यदि दूसरा, इसके अंतर्गत जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण अनुदान देता है, मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय होते हैं उनको पूर्ण ग्रांट केंद्र सरकार द्वारा जाते हैं। और जो विभिन्न जो राज्य होते हैं ना, जो विभिन्न राज्यों में जो विश्वविद्यालय जो विकसित होते हैं उनको भी ये अनुदान देता है, ठीक है। और साथ ही यदि मैं अगले बिंदु की बात करूं तो इसके अंतर्गत जो विभिन्न विश्वविद्यालय, इसके साथ जो कॉलेज होते हैं, जो मौजूदा जो स्नातकोत्तर जो विभागों की जो शुरुआत होती है, जो विभागों के जो विकास के लिए जो वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है, ठीक है। हमने कोई विभाग मान लीजिए पीजी के अंतर्गत, स्नातकोत्तर के अंतर्गत हमने कोई ड्राइंग का सब्जेक्ट ले लिया, संस्कृत विभाग का वो कर ले, तो उसमें सभी चीज़ों का होना अनिवार्य होता है। इसका निर्धारण कौन करती है? यूजीसी करती है, ठीक है। और साथ ही इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो कॉलेज हैं और जो विश्वविद्यालय में जो शिक्षक जो नियुक्त हैं, जो कार्मिक विभाग के अंदर जो उसके अंदर का जो एक प्रणाली है, जो उसकी शाखाएं हैं, उसके अंदर जो भी कर्मचारी जो नियुक्त होता है उसका वेतन का निर्धारण होना अत्यंत आवश्यकता है। और इसका निर्धारण कौन करती है? यूजीसी करती है, ये भी, ठीक है। और साथ ही इसके अंतर्गत जो छात्रों के लिए जो स्टाफ क्वार्टर और जो छात्रावास का जो लिए जो अनुदान होता है, अनुदानों पर भी ये प्रतिबंध लगा सकता है और इसमें प्रतिबंध समय समय पर लगते हुए आए हैं। और ये जो यूजीसी है, यूजीसी इसके अंतर्गत क्या कराती है? जो सेमिनार होते हैं, कार्यशाला जो आयोजित कराई जाती है समय समय पर, जो शिक्षकों की जो कार्य प्रणाली को जो इसके अंतर्गत लागू की जाती है। और साथ ही एक अनुसंधान में यदि मैं बात करूं, जो नई गतिविधियां होती हैं, जो विदेश और देश विदेश और राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, जो शिक्षक प्रशिक्षण लेते हैं उसको भी ये कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत अनुदान देते हैं और उसमें सहायता प्रदान करते हैं। यदि मैं बात करूं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये देता है, क्योंकि उच्च शिक्षा का ही एक कार्य प्रणाली का भाग होता है और उसी के अंतर्गत ये अपनी चीज़ों को समन्वय करके स्थापित करता है। यदि मैं बात करूं, यदि जो उच्च शिक्षा के जो अंतर्गत जो शिक्षकों के जो शिक्षण जो मापदंड होते हैं
जो उनको विकसित करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी जाती है उनका प्रकाशन किया जाता है। जो मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा है, जो अपनी पीएचडी किसी सब्जेक्ट में करता है, जब उसकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी जो स्रोत जिस सब्जेक्ट में उसने स्रोत कार्य किया है तो उसका भी पब्लिकेशन यूजीसी के माध्यम से किया जाता है समय समय पर। और साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर और जो यदि मैं बात करूं यह राष्ट्रीय स्तर की भी और राज्य स्तर की के जो कॉलेज की साथ इसकी क्या होती है, संगोष्ठी चर्चाएं होती हैं और देश विदेशों के जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है। और साथ ही यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें भी विदेशों के यूनिवर्सिटियों में चर्चाएं और गोष्ठी करने के लिए मंजूरी ये यूजीसी देती है। हम कहते हैं ना, कोई आज व्याख्यान के लिए कोई लंदन गया है, कोई लंदन के छात्र छात्राएं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आए हैं। ये क्या होते हैं, ये जो विश्वविद्यालय होते हैं ये अपने छात्रों को अलग अलग स्टेटों में या अलग अलग देशों में वहाँ की शिक्षा पद्धति पर चर्चाएं करने के लिए भेजते हैं और वहाँ पर की कार्य प्रणालियों पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और यदि मैं बात करूं जो इसकी जो कॉलेजों की जो संगोष्ठी होती, जो अनुसंधान के संगठन किए जाते हैं, उनको जो अनुदान की मंजूरी कौन देता है, यूजीसी देती है। साथ ही यह 12 यहाँ इसके अंतर्गत क्या होता है, 12 लघु और प्रमुख अनुसंधानों को भी जो परियोजनाओं का जो संचालन होता है उसको भी कौन ग्रांट देता है, यूजीसी देता है। ठीक है। इसके अंतर्गत कई ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जिनके यदि मैं कहूँ इनके मापदंडों का जो सुधार होता है, उनकी अध्ययन की सामग्रियों में जो उन्नति देखने को जो मिलती है वो केंद्र सरकार के समन्वय के साथ यूजीसी उसको अपने आप हस्तांतरण करती है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, जो भारत के हर विश्वविद्यालयों में वित्तीय आवश्यकताओं की ये क्या करती है, जांच करती है। कहीं पर यदि यूजीसी ने किसी महाविद्यालय या राज्य के किसी भी विद्यालयों को यदि ग्रांट दी है तो उसका भी समय समय पर क्या करती है, मूल्यांकन करती है। दोस्तों यदि मैं बात करूं वर्तमान समय में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं अभी जो हैं, एक सरकारी आदेश से यह जानकारी प्राप्त है, यही इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धर्मपाल सिंह, जो आज के समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के क्या हैं अध्यक्ष, इनको नियुक्त किया गया केंद्र सरकार द्वारा। यह जानकारी भी सार्वजनिक हुई नहीं है क्योंकि ये कहीं पर मैं सरकारी गजट नोटिफिकेशन में देख रहा था, वहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। और इससे जो पूर्व जो यदि मैं बात करूँ प्रोफेसर धर्मेंद्र पाल की, तो ये पहले जो वर्तमान इससे पूर्व जब इनकी नियुक्ति थी वो बेंगलोर स्थित जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है यूजीसी का, जो नेक के ये निदेशक के तौर पे भी इन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, वो 1956 के अंतर्गत इसको पारित किया गया था, क्योंकि कहीं कहीं पर ये विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा मैं यदि आपसे मैं बात करूं तो जो कोठारी आयोग के यदि मैं बात करूं तो उसका कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो 10+2+3 का जो आकार, जो सिफारिशों की जो घोषणा करने की जो सिफारिश की गई थी वो कोठारी आयोग के माध्यम से की गई थी। और जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो परिभाषाई सूत्र का जो गठन किया गया था वो कोठारी आयोग द्वारा ही उसका गठन किया गया था। साथ ही दूसरा क्वेश्चन की तरफ में यदि मैं बढ़ूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये कहा गया था इसके अंतर्गत जो कोठारी आयोग में टोटल 17 सदस्य थे और 11 इसमें भारतीय व 6 विदेशी सदस्यों के अंदर इसको रखा गया, क्योंकि इसमें ये जो यूनेस्को के जो अध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। ठीक है। इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा के क्षेत्र को और समृद्ध बनाना और उसके विस्तार बनाना इस आयोग का
मेन उद्देश्य था। और यदि मैं बात करूं, दौलत सिंह जो कोठारी हैं, जो इनका कार्यकाल रहा था जो 10 वर्ष तक, उनको यूजीसी के अध्यक्ष के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है। और इस आयोग की, ये कोठारी आयोग की यदि मैं बात करूं, 29 जून 1966 को अपनी इन्होंने रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें 23 संस्तुतियाँ थीं। ठीक है। और इन्होंने समय समय पर काफ़ी सुझाव दिए। और यदि मैं इसकी मुख्य सुझाव की यदि मैं बात करूं, इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था, ये भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, ये कोठारी आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। और मैं दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इसका अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5, और उपाध्यक्ष का 3 वर्ष होता है। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय, यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय कौन से हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।